आप सभी का श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये वीडियो बीए थर्ड ईयर के लिए उपयोगी है। ख़ास तौर से पश्चिमी राजनीतिक विचारक और थॉट्स वाला जो पेपर है उसको दृष्टिगत और ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि जो पहला हमारा चैप्टर है वो है प्लेटो। तो हम प्लेटो से प्रारंभ करते हैं। आप सबको विदित होगा कि राजनीति विज्ञान जिन दार्शनिक धरातल पर खड़ा होता है उस दार्शनिक धरातल के जो प्रणेता हैं उसमें प्लेटो और अरस्तु का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये त्रिगुण जो कहना चाहिए या राजनीति विज्ञान के दर्शन के त्रिदेव जिनको कहा जाना चाहिए, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये एथेंस यानी कि यूनान की भूमि पे पैदा हुए और इनकी मुख्य कार्यस्थली भी यूनान रहा। सुकरात क्योंकि राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु उनके दर्शन के आधार पर उनके जो शिष्य थे प्लेटो और उनके जो शिष्य थे अरस्तु, इनका जो दर्शन है राजनीति विज्ञान की बहुत ही उनके द्वारा कीमती देन दी गई हैं। उन्हीं के सिद्धांतों पर, उन्हीं के विचारों पर राजनीति विज्ञान का जो दर्शन है उसका प्रारंभ होता है। तो आज हम इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से प्लेटो का अध्ययन करने का प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्लेटो को हम पढ़ेंगे, प्लेटो की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले निवेदन किया कि प्लेटो राजनीति विज्ञान के दर्शन का जनक है और इसे पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उसके पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादन नहीं किया था। प्लेटो के संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसका राजनीतिक दर्शन मानवता के लिए अमर संदेश है। उसका ये कथन कि राज्य मानव मानस का ही प्रतिरूप है और जिस प्रकार एक आदर्श मानव में सत, रज और तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतोगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए। यह एक शाश्वत सत्य है। प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। अपनी आँखों से उसने एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते देखा था। अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा था। उसने एथेंस में 30 आताताइयों का शासन और नैतिक आदर्श का पराभव भी देखा था और इन सब घटनाओं का उसके जीवन पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा था और उसने ये निश्चय कर लिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की इन बुराइयों को दूर करने का वो प्रयास करेगा और इन सार्वजनिक जीवन की जो बुराइयां थी उसकी खोज और उसका समाधान उसको एक आदर्श दार्शनिक राज्य में मिला, एक आदर्श दार्शनिक राजा में मिला। और इस आदर्श राज्य की किस तरह से स्थापना की जाएगी और ऐसे आदर्श राज्य का एक आदर्श शासक का निर्माण या उसका ये कहना चाहिए कि उसका शिल्प कैसे गठित किया जाएगा, इस बात को प्लेटो ने बहुत ही गंभीरता से अपने चिंतन में, अपने मनन में, अपनी रचनाओं में प्रकाशित किया है, आलेखित किया है। प्लेटो का ये मानना था कि शासन का कार्य एक विशेष कला है और ये कला सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में ही होनी चाहिए, यानी कि शासन का कार्य बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में शेले कहता है कि वह प्रथम और संभवतः अंतिम व्यक्ति था जिसने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य पर सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा नहीं वरन सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सत्य हमें प्रतीत होती है कि जिस राज्य का शासन अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथ में हो, जो कि तर्क से प्रेरित हो, जो कि विवेक से संचालित हो, तो निश्चित रूप से ऐसे राज्य में कानून की आवश्यकता उस रूप में नहीं होती जिस रूप में उन राज्यों में होती है जहाँ पर स्वार्थकारी तत्वों के हाथ में
शासन की बागडोर होती है, राज्य का संचालन होता है। तो इस बात को प्लेटो ने भली भांति आज से ईसा पूर्व 400 के आसपास समझ लिया था, और ये उनकी यही समझ आगे चल के उनको एक आदर्श राज्य की खोज तक लेकर जाती है। प्लेटो के जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में लगभग 428 ईसा पूर्व हुआ था। उसकी माता एरिस्टॉन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डस के वंश में हुआ था, और उसकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने से थी। बचपन से उसे उच्च कुल वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार के सौभाग्य प्राप्त हुए थे। वास्तव में देखा जाए तो प्लेटो का नाम अरिस्टोक्लीस था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो का नाम दिया था, और कालांतर में इसी नाम से वो प्रसिद्ध भी हुआ। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में उसने सुकरात के विद्यालय में प्रवेश लिया। 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उसने ज्ञानार्जन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण तात्कालिक स्थितियों के आधार पर उसकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, किंतु उसके प्रिय गुरु और उसकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में मृत्यु दंड मिला, तो इस घटना का उसके जीवन पर ऐसा आघात लगा कि उसने सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी और एक दार्शनिक का जीवन अपना लिया। इस संदर्भ में फोस्टर ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस सारे घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए कहा है कि प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 ईसा पूर्व में आया, जबकि वो 28 वर्ष का था, और प्लेटो के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव है। और इस संबंध में मैक्सी ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। तो सुकरात दैहिक रूप से भले ही संसार से विदा ले चुके थे, किंतु उनका जो दर्शन था, उनकी जो शिक्षा थी, उनके शिष्य प्लेटो में वो हमेशा जीवित रही, और न केवल जीवित रही बल्कि उसका आगे चल के प्लेटो के विवेक के हाथों अधिक परिमार्जन हुआ, उसको अधिक स्पष्ट रूप से और व्यवहारिक उद्देश्यों के साथ उसका संबंध स्थापित करने का प्रयास प्लेटो के ग्रंथों में हम देखते हैं। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक न रह सका और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले 12 वर्षों तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों का भ्रमण करता रहा। ऐसा कहा जाता है कि गंगा के तट तक भी उसने यात्रा की थी। इसी काल में वो सिसिली भी गया, जहाँ सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उसकी भेंट दियोन नाम के एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति एवं वहाँ के राजा दियोनिसिस प्रथम से हुई। एक युग बीत जाने पर पितृभूमि की प्रेम ने प्लेटो को फिर सताया और वह एथेंस लौट आया। सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में एक शिक्षणालय खोला, एक शिक्षण संस्थान खोला, और यही प्लेटो की प्रसिद्ध अकादमी या शिक्षण संस्थान थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जा सकता था। उसने अपने जीवन के शेष 49 ईयर्स दार्शनिक एवं अध्यापक के रूप में यहीं बिताए। इस अकादमी में राजनीति, कानून और दर्शन सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु गणित, शास्त्र और ज्यामिति की शिक्षा को प्रधानता प्राप्त थी। इस शिक्षणालय के प्रवेश द्वार पर ये शब्द अंकित थे कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। 367 ईसा पूर्व दियोनोसिस प्रथम की मृत्यु हुई और उसका पुत्र दियोनिसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा, और इस समय उसने दियोन से संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का अवसर आ गया है, और इसमें निश्चित रूप से बड़ी संभावना निहित थी। इसीलिए वह सिराक्यूज गया। प्लेटो वहाँ कुछ समय तक रहा, किंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। उस समय दियोनोसिस ने दियोन को सिराक्यूज से निर्वासित कर दिया, अतः दियोन के प्रश्न को लेकर दोनों के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो गया और प्लेटो 366 ईसा पूर्व एथेंस लौट आया। इस प्रकार दार्शनिक राजा के सिद्धांत को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के प्लेटो के प्रयास में उसे सफलता नहीं मिली। 81 वर्ष की आयु में लगभग 347 ईसा पूर्व उसने अपने पीछे अरस्तु आदि सैकड़े शिष्यों को छोड़कर यह अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में सदा सदा के लिए सो गया। तो यहाँ पर हम प्लेटो के जीवन दर्शन को थोड़ा सा जब देखते हैं
तो निश्चित रूप से पाते हैं कि एक सर्वोत्तम शासन की खोज उसका एक प्रधान लक्ष्य बन गया था, क्योंकि जिस शासन प्रणाली ने उसके गुरु सुकरात की हत्या की थी, उसे मृत्यु दंड दिया था, तो निश्चित रूप से ये घटना प्लेटो के मन पे बहुत ही गहरा आघात छोड़ चुकी थी। और प्लेटो ये चाहता था कि एक ऐसे राज्य, एक ऐसी शासन व्यवस्था को क्रियात्मक रूप दिया जाए, यथार्थ रूप में ढाला जाए, जिसमें जो शासक है वो इतना उच्चतर दार्शनिक ज्ञान से संपन्न हो कि वो सारी स्वार्थ, मोह माया और इस इहलौकिक जितनी भी लोभ की आधार हैं, जितने भी स्रोत हैं, उन सब से परे हटकर वो केवल राज्य हित में और जनहित में कार्य करे। ऐसे राजा का निर्माण किस माध्यम से किया जा सकता है, या किस तरह से इस तरह के दार्शनिक राजा की खोज की जा सकती है, किस तरह से उसको प्रशिक्षित किया जाता है। प्लेटो का जो सारा दर्शन है वो इन्हीं उद्देश्य के चारों ओर घूमता है, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही प्लेटो ने अपनी न्याय व्यवस्था, अपनी शिक्षा व्यवस्था और इन सब को प्राप्त करने के लिए एक साम्यवादी सामाजिक प्रणाली की संकल्पना भी प्रस्तुत की है। जिन प्लेटो के जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, ये बीए थर्ड ईयर के एक पेपर के रूप में हमें पढ़ने हैं। यूनिट फर्स्ट में प्लेटो है। अतः इस वीडियो व्याख्यान के पश्चात हम महत्वपूर्ण रूप से प्लेटो के सिद्धांतों का अवलोकन करेंगे और उस पर चर्चा और मंथन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेटो की कुछ रचनाएं हमने यहाँ पर अंकित की हैं। प्लेटो ने लगभग 35 संवादों की रचना की है, और उसके संवादों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सुकरात कालीन संवाद, इसमें सुकरात की मृत्यु से लेकर मेगारा पहुँचने तक की रचनाएँ हैं। इनमें प्रमुख है हिप्पियस माइनर, एपोलॉजी, क्रीटो, प्रोटागोरस आदि। उसके पश्चात है यात्रीकालीन संवाद। इन संवादों पर सुकरात के साथ साथ इलियाई मत का भी कुछ प्रभाव है। और इस काल के संवाद है क्लाइसिस, क्रेटिलस, जॉर्जियस इत्यादि। प्रौढ़कालीन संवाद की श्रेणी में इस काल के संवादों में विज्ञानवाद की स्थापना मुख्य विषय है, और इस काल के संवाद है सिम्पोसियन, फिलोबुरस, ट्रिमेयोर्स, रिपब्लिक, फीडो इत्यादि। अब प्लेटो की जो प्रमुख विचार हैं, उसका जो दर्शन है, वो मुख्य रूप से 3 या 4 उनकी रचनाओं में निकल कर आता है। उसमें सबसे प्रमुख जो है द रिपब्लिक, दूसरी द स्टेटमेंट, तीसरी द लॉग और चौथी है इयोन सिम्पोजियम। ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेटो की रचनाएं हैं जिनमें उनके दर्शन का प्रकाशन होता है। तो निश्चित रूप से प्लेटो के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, प्लेटो के न्याय व्यवस्था का सिद्धांत, प्लेटो के आदर्श राज्य का अथवा दार्शनिक राजा का सिद्धांत, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली और प्लेटो के साम्यवाद की संकल्पना, इन सब सिद्धांतों का अध्ययन हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। सभी विषयों के लिए महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।